So, hello class 8. In the last video we read about cytoplasm and nucleus. Okay? So we read that nucleus is the what? Part of the cell which is generally spherical and dense, and it is situated generally at the center of the cell. Generally ये कहाँ मिलता है? सेल के सेंटर में मिलता है. क्लियर? पर ऐसा कभी कभी होता है, ये जो आउटर लेयर है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं हम इसको. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी कभी नहीं होता है. सपोज जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो तुमको पता चल रहा है कि ये एक न्यूक्लियस है. अगर ऐसा, और देखो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं और वो न्यूक्लियोलस हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? ये लाइंस बनाया हो ना, ये क्रोमोसोम्स, और डॉट्स बनाया हो न्यूक्लियोलस. ओके, अगर सोचो यहाँ पे वो मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या हम इसे मान सकते हैं कि न्यूक्लियस है बोल के? नो, नहीं बोलेंगे. जहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो वहाँ बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्लियर? और जहाँ पे ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे बोलेंगे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. समझ में आया? क्लियर? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना या ना होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो. कभी कभी सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता. क्लियर? तो इसी के बेसिस पे हम सेल्स को डिवाइड कर सकते हैं प्रोकारियोटिक सेल में और यूकारियोटिक सेल में. क्लियर? प्रोकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल, सीधी सी बात है. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. ओके, नॉट प्रेजेंट. प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यूकारियोटिक में होता है. क्लियर? याद कैसे करेंगे? देखो, प्रोकारियोटिक में प्रो है. प्रो मतलब एकदम स्टाइलिश, मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं, यानी इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है. प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, यूकारियोटिक में होता है. यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ओके नहीं होता, यहाँ होता है. क्लियर? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा क्या? मैं बताया था, जहाँ पे मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वरना नहीं. यहाँ मेम्ब्रेन नहीं है सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. यूकारियोटिक में है. क्लियर? तीसरा, जिनके पास, देखो ये प्रोकारियोटिक सेल्स का बात कर रहा हूँ मैं. सो जिनके पास प्रोकारियोटिक सेल्स होता है हम उसको बोलते हैं प्रोकारियोट्स. क्या बोलते हैं? प्रोकारियोट्स. जिनके पास यूकारियोटिक सेल है हम उसको बोलते हैं यूकारियोट्स. क्लियर? तो प्रोकारियोटिक सेल्स जो है वो जनरली स्मॉल होते हैं, जनरली छोटे, और यूकारियोटिक जनरली बड़े होते हैं. क्लियर? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, प्रोकारियोटिक सेल्स पे देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है. क्लियर? समझ में आया? जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकारियोटिक में प्रेजेंट होता है. क्लियर? एग्जाम्पल्स क्या आएगा? जनरली यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल आता है. जो यूनिसेलुलर है ओके वो जनरली प्रोकारियोटिक होते हैं, और हम जो मल्टी सेलुलर हैं वो प्रोकारियोटिक, सॉरी वो होता है यूकारियोटिक. जैसे ह्यूमंस,
डॉग्स, ओके, जनरली हम होते हैं। लेकिन कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी, कुछ यूनिसेलुलर भी यूकैरियोटिक हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी 9th क्लास में है। तुम ये सेल का चैप्टर पढ़ रहे हो, ये पूरा चैप्टर 9th में है। इसका 50% तुम अभी पढ़ते हो, इसका एडवांस वर्जन तुम 9th क्लास में पढ़ने वाले हो। तो इस स्ट्रक्चर को, इस टॉपिक्स को क्लियर रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके। तो हमारे जो मेन पार्ट्स था, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, हमने इनको ख़त्म कर लिया। बचा क्या हमारे पास? ऑर्गेनेल्स। वी आर लेफ्ट विथ सेल ऑर्गेनेल्स, हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स बाकी है। ओके, तो एग्जैक्टली सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑलवेज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। याद रहे, मेम्ब्रेन होता है इनके पास, यानी कवरिंग होता है। दे हैव अ कवरिंग, दे आर द स्ट्रक्चर्स और बॉडीज विच आर मेम्ब्रेन बाउंड, यानी मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ होता है। और हर एक सेल ऑर्गेनेल का कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। क्लियर? सो सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स which have or they have a special functions. Okay, they are called as cell organelles. बहुत सारा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, वैक्यूल्स, ओके, बहुत सारा है। सो पहला हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहला स्ट्रक्चर देखो, ओके, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स में रहता है। देखो, दो लेयर है, ये आउटर लेयर है, इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। इनर लेयर है, इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्लियर, समझ में आया? अब तुम देख सकते हो कि ये आउटर लेयर जो है, क्लियर, ये थोड़ा पोरस होता है। आउटर लेयर थोड़ा सा पोरस होगा, यानी होल्स है इसमें। इनर में देखो फोल्डेड है, हर जगह फोल्डेड है ना, ये होता है फोल्डेड, इनर मेम्ब्रेन होता है फोल्डेड। क्लियर, समझ में आ रहा स्ट्रक्चर? क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब ये पावर देता है, एनर्जी देता है। क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है। वो भी किस फॉर्म में करता है? वो एटीपी के फॉर्म में करता है। एटीपी में बताया था पहले, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, it is called as adenosine triphosphate. Mitochondria is called as the powerhouse of cell because it produces energy in the form of ATP, okay, which means adenosine triphosphate. Mitochondria का दो लेयर होता है, आउटर लेयर देखो पोरस है, इनर लेयर देखो फोल्डेड है। क्लियर, स्ट्रक्चर कैसा है? ओवल जैसा है। क्लियर, जनरली ये सारे सेल्स में पाया जाएगा। मेन फंक्शन क्या है? पावर प्रोड्यूस करेगा। ओके, समझ में आया? क्लियर। सो देखो, हड़बड़ी में नहीं जाएंगे, और कुछ हमारे 6 या 7 है, मतलब और 2-3 क्लास में हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो पहले टॉपिक्स को रिवाइज करो, अच्छे समझो, प्रैक्टिस करो, डाउट्स रहेगा पूछना। क्लियर, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।